हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन ब्राइट ट्यूटोरियल। मुझे पता है कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक्स लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है मलेरिया, है ना। और मुझे पता है जिस प्रकार दशहरा पूजा भी चल रही है, आप लोग अच्छी तरह से एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर दशहरा पूजा अलॉन्ग विथ गुड विशेस फॉर योर गुड हेल्थ। नाउ today I want to discuss about a fatal disease, malaria. You know what? Malaria आज के डेट में बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुकी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, दिस इज द टॉपिक ऑफ मलेरिया। आज मैं आप लोग को एक बीमारी मलेरिया के बारे में बताना जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो मलेरिया है ना, जितना देखने में बड़ा है ना, उतना ही ज्यादा खतरनाक है। और मैं सबसे पहले मलेरिया पढ़ाने से पहले आप कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ एक प्रकार का, सबसे पहले माइक्रोब्स है। क्या है? माइक्रोब्स। प्रोटोजुआ क्या है? माइक्रोब्स है। प्रोटोजुआ है जो एक प्रकार का माइक्रोब्स है। और माइक्रोब्स को तो हम अपने नेत्र आंखों से देख नहीं सकते हैं। माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर कोई आपसे पूछे बाबू कि माइक्रोब्स किसे बोलते हैं ना, तो माइक्रोब्स किसे बोलते हैं, तो माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स होते हैं जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा, प्रोटोजुआ क्या है? प्रोटोजुआ एक प्रकार का माइक्रोब्स है। और सबसे पहले प्रोटोजुआ के बारे में लुविनहुक ने बताया था। किसने बताया था? लुविनहुक ने। याद रखिएगा, लुविनहुक ने सबसे पहले प्रोटोजुआ के बारे में बताया था। और प्रोटोजुआ एक प्रकार का माइक्रोब्स है। और ये प्रोटोजुआ है जो सिंगल सेल है। बाबू कैसा सेल है? सिंगल सेल। और कोई पूछेगा प्रोटोजुआ कैसा सेल पाया जाता है, तो सिंगल सेल। प्रोटोजुआ कैसा है? सिंगल सेल है। और प्रोटोजुआ के बारे में सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने बताया था। और ल्यूवेनहुक ने ही लिविंग सेल का आविष्कार किया था। और कोई पूछे बाबू कि लिविंग सेल का आविष्कार किसने किया था, तो लिविंग सेल का आविष्कार किया था मिस्टर ल्यूवेनहुक ने। और ल्यूवेनहुक ने ही बैक्टीरिया की खोज की। ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की। क्लियर? दैट मींस मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रोटोजुआ क्या है? एक प्रकार का माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स क्या है? जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, अर्थात इसे देखने के लिए हमें एक उपकरण की जरूरत पड़ती है। उस उपकरण को माइक्रोस्कोप बोला जाता है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोला जाता है। और प्रोटोजुआ की खोज किसने किया? ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल के बारे में बताया और ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया के बारे में बताया। इसलिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में ल्यूवेनहुक के जाना जाता है ना। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है? ल्यूवेनहुक। दैट मींस कहने का तात्पर्य है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट? हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट? योर आंसर इज ल्यूवेनहुक। योर आंसर इज ल्यूवेनहुक। क्लियर? दैट मैं रिवीजन कर रहा हूं फिर से बाबू, ध्यान देगा कि मलेरिया को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करना चाह रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है प्रोटोजुआ। उस टॉपिक का नाम है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजुआ क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे माइक्रोब्स कहा जाता है। और ये माइक्रोब्स बाबू माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाते हैं। और सबसे पहले प्रोटोजुआ के बारे में ल्यूवेनहुक ने बतलाया। सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में ल्यूवेनहुक ने बतलाया। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में ल्यूवेनहुक ने बतलाया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी अर्थात जिसमें माइक्रोब्स का स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहुक। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? ल्यूवेनहुक। हु डिस्कस फर्स्टली अबाउट बैक्टीरिया? ल्यूवेनहुक। Who firstly discussed about protozoa? Leeuwenhoek. A study of protozoa, protozoology. याद रखिए, एक नया वर्ड आया बाबू। A study of protozoa is called protozoology. प्रोटोजुलॉजी। और मेरे ख्याल से आपके लिए प्रोटोजुआ का जो टर्म्स है समझने में काफी अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको कुछ प्रोटोजुअल डिजीज के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोटोजुअल डिजीज दैट मींस कहने का तात्पर्य है कि वैसी बीमारी जो प्रोटोजुआ के द्वारा स्प्रेड करती है। प्रोटोजुआ के द्वारा स्प्रेड करती है। क्लियर? दैट मींस वैसे डिजीज जो प्रोटोजुआ के द्वारा
स्प्रेड करती है उसे हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज कहते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज। इसमें मैं आपको ट्रिक के सहारे ये बताना चाहूंगा, उस ट्रिक का नाम है मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए। याद रखिए आपका ट्रिक है बाबू, मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए, मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए, अर्थात मैं कहने से नाम आ रहा है मलेरिया, मैं से मलेरिया और डी से डायरिया, डी से डायरिया, बजाऊंगा से ब्लैक जार जिसे काला जार कहते हैं, और पापा के लिए ना पी से लेना है, इसे बोलते हैं पेरियोडियोंटिटिस, पेरियोडियोंटिटिस, दैट मींस इसे बोलते हैं पायरिया, इसे क्या बोलते हैं बाबू, पायरिया। अब यहां याद रखना है कि कोई बोलेगा बाबू कि प्रोटोजोअल डिजीज से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, प्रोटोजोअल डिजीज से आप क्या समझते हैं? प्रोटोजोअल डिजीज वैसा डिजीज जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है उसे प्रोटोजोअल डिजीज कहते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग, जो प्रोटोजोआ से होगा डिजीज उसे बोलेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। और ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, डायरिया, ब्लैक जार, पेरियोडियोंटिटिस, दैट मींस इसका ट्रिक मैंने बना दिया आप लोग के लिए, आसान कर दिया याद करेंगे बाबू कि प्रोटोजोआ से कौन-कौन से डिजीज हो सकते हैं। मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए, मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए, मान लीजिए पापा को प्रोटोजोआ से रोग हो गया है, प्रोटोजोअल डिजीज हो गया है, तो डमरू बजाना है और पिताजी को हंसाना है, अर्थात कह सकते हैं मैं डमरू बजाऊंगा पापा के लिए, मैं फॉर मलेरिया, डमरू फॉर डायरिया, बजाऊंगा फॉर ब्लैक जार, और पापा के लिए पेरियोडियोंटिस, पेरियोडियोंटिस मींस होता है पायरिया, क्या होता है बाबू, पायरिया। अब मैं आपको सबसे पहले टॉपिक्स मलेरिया के बारे में डिस्कस करूंगा, सो लेट्स ओके। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं मलेरिया के बारे में, किसके बारे में बाबू, मलेरिया के बारे में। अगर कोई पूछे मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे बाबू मलेरिया कैसी बीमारी है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है, और प्रोटोजोआ में भी अगर पूछे किससे, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चा उतना खतरनाक नहीं होता है, बूढ़े उतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो 10th 12th क्लास में जो पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है अपने यंग फेज में, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है अपने यंग फेज में। जब भी प्लाज्मोडियम जवान हो जाता है ना बाबू, तब ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और जो यंग फेज में होता है इसे बोलते हैं स्पैरोजॉइट, स्पैरोजॉइट, याद जब ये जवान हो जाता है प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं, स्पैरोजॉइट। याद रखिएगा मलेरिया कैसा डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल में कैसा है, प्लाज्मोडियम डिजीज है, और ये यंग फेज में क्या कहलाता है, स्पैरोजॉइट कहलाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम होता है, इसके लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, और उस एजेंट को बोलते हैं एनाफेलिज मॉस्किटो, एनाफेलिज मॉस्किटो, एनाफेलिज मॉस्किटो। याद रखिएगा ये जो प्लाज्मोडियम है एनाफेलिज मॉस्किटो पर छाया हुआ रहेगा, चारों उसके शरीर पर, पूरा बॉडी पर फैला हुआ रहेगा, और एजेंट का क्या नाम है, एनाफेलिज मॉस्किटो। बट यहां ध्यान देना है, इस एनाफेलिज मॉस्किटो को मैं दो कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा हूं, एक है मेल अर्थात मच्छर, और दूसरा है फीमेल अर्थात मच्छरनी। दैट मींस ध्यान रखना है कि एनाफेलिज मॉस्किटो में एक मेल भी आता है और एक फीमेल भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है मलेरिया का जो कॉज होता है, मलेरिया का कॉज सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, फीमेल में। अरे कभी एग्जाम में आए बाबू कि मलेरिया का वाहक कौन है, मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और वो प्लाज्मोडियम में किससे होता है, इसका वाहक कौन है, एनाफेलिज मॉस्किटो। एनाफेलिज मॉस्किटो में कौन सा, फीमेल, कौन सा, फीमेल। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया डिजीज होती है, इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण आपका आ गया फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो। मलेरिया जब भी होगा बाबू फीमेल एनाफेलिज
मॉस्किटो के द्वारा होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम किस पर पाया जाता है, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो पर, फीमेल एनाफिलिस, आपका आंसर दोनों होगा, मेल भी होगा और फीमेल होगा, मच्छर भी होगा और मच्छरनी भी होगा। क्लियर? मुझे लग रहा है आप इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब यहां ध्यान देना है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं, हम मच्छरों का क्या काम होता है, मेल का क्या काम होता है, चाहे मेल हम लोग में हो या मच्छरों में या स्मॉल क्रिएचर में या बड़े क्रिएचर में हो, फीमेल क्या करते हैं, शादीशुदा करने के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इनके अंदर भी, इन मच्छरनियों के अंदर भी एक बच्चा घर में पल रहा होता है। अर्थात एक तो ये खुद हो गया और इनके अंदर एक पलने वाला बच्चा होता है। और बच्चे को जवान करने के लिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ब्लड की, है ना। और माँ, याद रखिए, माँ हम लोगों की हो या किसी छोटे जीव जंतु की हो, सभी का दयालु, तो माँ सब ही बना है बाबू, दयालु के लिए बना है। इसीलिए ये चाहती है, ये फीमेल मॉस्किटो चाहती है कि हम अपने बच्चे को खून दें, कभी उस जानवर पर, कभी उस जानवर पर, कभी भैंस पर, कभी गाय पर, कभी गधे पर, जिसका चाहे खून वो निकाल कर देती है ताकि वो अपने बच्चे को जीवित रख सके। वो जानती है कि हम किस तरह जी लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो बच्चा जी रहा है ना, उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए देखिएगा कि वो बार बार मच्छरनी अर्थात फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बार बार हमारे सिर बैठेगी और उसको मारेगा तो उसका फोटोकॉपी देखिएगा छप जाएगा। वो फोटोकॉपी नहीं होता है, उस चीज का नाम होता है प्लाज्मोडियम। जो मच्छर मारिएगा तो मच्छर हो जाता है और वहां पे जो दाग धब्बा जैसा रह जाता है वो क्या रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है ना। और ये बहुत तेज होती है ना, कभी भी आएगी। तो आज के डेट में जब हम इंसान इतने होशियार हो गए हैं तो ये मच्छरनी भी होशियार होती है। ये चाहते हैं कि हमें जीवित रहना है, हमारे बच्चों को जन्म देना, डेवलप करना है, इसलिए ये अपने साथ साथ दो चार मेल मच्छर को ले आती है कि चलो जहां हम बैठेंगे यहाँ, तो तुम लोग यहाँ बैठना। अगर इंसान यहाँ मारेगा हम उड़ जाएंगे, उसे क्या पता है कौन मेल है कौन फीमेल है ना। अब वास्तव में हम और तो जान नहीं सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, काटता सभी, लेकिन सबसे ज्यादा काटने में होशियारी कौन दिखाती है, ये फीमेल मच्छरनी। याद रखिए, खून चूसने का काम लड़के कभी नहीं करते, खून चूसने का काम हमेशा लड़कियां करती है। इसीलिए हमारे ब्लड में खून चूसने का काम सबसे ज्यादा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करते हैं। और जैसे ही खून चूसने के लिए अपने डंक को गड़ाती है अंदर, उसके डंक में पाया जाता है कौन, प्लाज्मोडियम। कौन पाया जाता है वो, प्लाज्मोडियम। और जैसे वो एंट्री करेगी हमारे ब्लड में एंटर करेगा, एंटर करके डायरेक्ट कहां चला जाएगा, स्प्लीन में। याद रखिएगा, ब्लड बैंक किसको बोलेंगे, स्प्लीन को, है ना। कभी एग्जाम में आएगा कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक के रूप में किसे जाना जाता है, स्प्लीन को, इसको बोलते हैं प्लीहा। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा, है ना, क्योंकि हम ब्लड जमा होता है। अब बताइए ये प्लाज्मोडियम एंटर करके कहां, हमारे स्प्लीन में चला गया। अब स्प्लीन को कुछ अता पता नहीं चल रहा है ये कौन चीज आ गया है, धीरे धीरे पूरे स्प्लीन में स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड होने के बाद यहाँ पर पूरा ब्लड गंदा हो जाएगा। अब ब्लड गंदा हो जाएगा बाबू तो क्या होगा, हमारा ब्लड गंदा होगा तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं डेड होना स्टार्ट कर देगी, हमारे शरीर के कुछ ऑर्गन खराब हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी मृत्यु भी हो सकती है। देखा जाए तो पूरे भारत में 70 से 80 हजार के एवरेज में बता रहा हूं, लोगों की मृत्यु मलेरिया से होती है, लोगों की मृत्यु मलेरिया से ही होती है। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब मैं इसके उपचार के लिए कुछ टॉपिक बताऊंगा, लेट्स वॉच। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि मलेरिया कैसे फैलता है। याद रखिए, खून चूसने का काम जब भी करती है तो मच्छरनी करेगी। अभी कैसी, शादीशुदा कुंवारी लड़की कभी खून चूसने का काम नहीं करेगी, है ना। जब भी ये मलेरिया बीमारी को फैलाने का काम करेगी तब शादीशुदा लड़की ही करेगी, अर्थात शादीशुदा मच्छरनी करेगी। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही आपको मलेरिया हुआ बाबू, जैसे ही आपको मलेरिया हुआ तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा, आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हाई फीवर होगा, बुखार आएगी, कपकपी आएगी, पसीना चलेगा और उल्टी भी हो सकती है। जैसा नहीं कि इसका एक मेन कारण है, इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि उल्टी भी हो सकती है, आपको पूरा बुखार रहेगा और बुखार के साथ कपकपी भी रहेगी, पसीना भी चलता रहेगा, रुक जाएगा, चलता रहेगा, रुक जाएगा, और पूरे मांसपेशियों में दर्द रहेगा। और खास करके यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, है ना, ये शरीर के इस पार्ट में पूरा मसल्स में ज्यादा दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, है ना। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे दवाइयों का खोज निकाला गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिनकोना।
सबसे पहले मैं बात करूंगा सिनकोना के बारे में। सबसे पहले सिनकोना एक ट्री है बाबू, सिनकोना एक ट्री है और इस सिनकोना के ट्री के एक छाल प्राप्त किया गया और इस छाल को बोला जाता है क्विनोन। क्या बोला जाता है? क्विनोन। क्या बोला जाता है? क्विनोन। दैट मींस सिनकोना की छाल से क्विनाइन नामक रस को लोगों को पिलाया गया, जिससे मलेरिया को ठीक धीरे धीरे किया जाने लगा। आज डेट में बहुत सारे मेडिकल्स में टैबलेट्स दवाइयां मिलती है जिससे मलेरिया को कम किया जा सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कि क्विनाइन सल्फेट याद रखिएगा कि तुम याद रखिए, बहुत एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है बाबू कि सिनकोना की छाल से किसका रस प्राप्त किया जाता है? तो क्विनाइन का। किसका? क्विनाइन का। किसका? क्विनाइन का। याद रखिएगा, सिनकोना की छाल से किसका रस प्राप्त किया जाता है? क्विनाइन का। और भी मेडिसिन बहुत सारे होते हैं, क्विनाइन सल्फेट हो गया, और भी होते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। ये सभी मार्केट्स में दवाई आपको मिल जाएगी और ज्यादा महंगा भी उतना नहीं होता है। बट याद रखिए, सिनकोना के ट्री से किस क्विनाइन की रस प्राप्त किया गया। क्विनाइन एक छाल है ना, सिनकोना पेड़ की छाल से क्विनाइन रस प्राप्त किया गया। जब एक बार ये चला था मलेरिया तो लोगों को यही रस पिलाया जाता था, लोग ठीक होते थे, फिर जब उसका असर खत्म होता था फिर उसे पिलाया करते थे। लेकिन आज डेट में मार्केट में मॉडर्न एज आ गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। इस दौरान क्विनाइन सल्फेट एक मेडिसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन एक मेडिसिन है, इसका उपयोग कर आप मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं। और भी बहुत सारे उपचार है। गाँव में लोग देखिए गोईठा जलाएं ताकि मच्छर दूर भाग जाए, आप भी गंदगी से बचें और मच्छरों से भी दूर रहें। आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, मॉस्किटो क्रीम का उपयोग करें, जिसे ओडोमॉस बोला जाता है। लोग ओडोमॉस लगा लेते हैं, आराम से सोते हैं, है ना, ओडोमॉस लगाकर आराम से सोते हैं। और या आप घर में देखते होंगे जो सीबीसी का बच्चा लोग पढ़ता है ना, वो देखते होंगे कि लगा दे ऑल आउट, सब समाप्त। मलेरिया समाप्त नहीं होगा बाबू। मलेरिया समाप्त करने के लिए ऑल आउट से काम नहीं चलेगा। आपको हर स्थान पर गंदगी से दूर रहकर साफ सफाई वाले वातावरण में रहना होगा। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आप लोग को मलेरिया जरूर समझ में आया होगा, और किस तरह की समस्या हुई तो मुझे कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक मिस्टर सूरज यशवर्धन ब्रेन ब्राइट ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।